हेलो दोस्तों, यह है इंटरेस्टिंग क्लासेस और मैं हूं श्री शर्मा। अगर आपको हमारी फर्स्ट क्लास याद हो जिसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, उनको रिकॉर्ड करते हैं बाय पासिंग जनरल एंट्रीज, क्लासीफाई करते हैं उन्हें हम लेजर्स में, और उसके बाद हम करते हैं समराइज। जो समराइजिंग का जो हमारा प्रोसेस है, इसमें हम एक्चुअली में क्या करते हैं, इसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, इसमें आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, इसमें जो हमारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका क्लोजिंग बैलेंस आप इन अकाउंट्स में या इन स्टेटमेंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब कौन कौन से बैलेंसेस को हम ट्रायल में लेके जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं, और कौन कौन से बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं और उनका क्या नेचर होता है जिससे हम इनको क्लासीफाई कर पाते हैं कि ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल में जाएगा। ट्रायल बोल रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग में जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में। अकाउंटिंग क्या है? हमारा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। समराइजिंग में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो मेरा जो पॉइंट हमने जो रखा कि भाई जो हमारी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होती है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे, या तो हम किसी से पैसा ले रहे होंगे या किसी को हम पैसा दे रहे होंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास कुछ आ रहा होगा या हमारे पास से कुछ जा रहा होगा। ठीक है, तो मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन सपोज अगर मुझे पैसा आ रहा है, तो जो पैसा आ रहा है मेरे पास, उसके दो नेचर हो सकते हैं। या तो वो कैपिटल नेचर हो सकता है या वो रेवेन्यू ही नेचर हो सकता है। क्लियर है? सेम ऐसे ही मेरा पास से अगर पैसा जा रहा है तो उसके भी दो ही साइड हो सकते हैं, या तो वो मेरा रेवेन्यू नेचर होगा या मेरा कैपिटल नेचर होगा। ठीक है, तो ये रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर क्या है, पहले इनको समझते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले रिसिप्ट किसे कहते हैं। तो रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आपके पास जो पैसा आ रहा है और आने वाला है, रिसीवेबल मतलब आने वाला है, फॉर किस पर्पस, मतलब क्यों आ रहा है आपके पास, क्योंकि आपने कुछ एसेट्स बेचे हैं, आपने कोई अपने जो गुड्स जो जिसमें आप डील करते हो वो बेचे हैं, और आपने कोई सर्विस दी है किसी को। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला है कि रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट कब बनेगी, मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट कब बोलेंगे उसे, और रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट कब बोलेंगे। अगर आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है और आप रिसीव करने वाले हो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कहने का मतलब क्या है, अगर आप जिस बिजनेस में डील करते हो, सपोज अगर मैं बात करूँ सीए की, तो सीए का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन काम क्या है, वो लोगों को सर्विस देते हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, मतलब टैक्स की होगी, अकाउंटिंग की होगी, ऐसे सर्विस देते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का मेन काम क्या है, वो डॉक्टरी की सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो वो जो उनका अल्टीमेट काम है, उस काम के बदले में उनको कुछ जो पैसा मिल रहा है वो हमारा कहलाता है नॉर्मल कोर्स इन द बिजनेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे टीवी, जब मेरा शोरूम था, मैं शोरूम में टीवी बेच रहा हूँ, तो ये तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। लेकिन मेरे पास टीवी, जहाँ मेरा शोरूम था वहाँ मैंने कुछ फर्नीचर खरीद रखे थे, मैं अगर फर्नीचर बेच रहा हूँ, भाई ख़राब हो गया, वो पुराना हो गया, मैंने फर्नीचर बेच दिया, एसी लगा हुआ था वो एसी मैंने बेच दिया, तो क्या एसी बेचना मेरा काम है? नहीं, मेरा मेन काम क्या है, टीवी बेचना। तो मेरा जो टीवी बेच के जो मुझे पैसा मिल रहा है वो मेरा कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो मेरे को पैसा मिल रहा है किस रूप में, मतलब एसी बेच के मिल रहा है, या मतलब मुझे दूसरे किसी और चीज़ को बेच के मिल रहा है, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाने वाला। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में क्या है, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस।
इंटरेस्ट ऑन एफडी और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे मैंने कोई एफडी करा रखी है, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट कराएगा, ठीक है। और ये जाएगा कहाँ पे, इसको कहाँ दिखाएंगे हम, इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम, मेरा एनपीओ है, मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो मैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता, उसमें बनाता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और मैं कंपनी हूँ तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट नहीं बनाता, मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ जाएगी, क्लियर है। अब बात आती है रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मतलब मुझे मिला है और मिलने वाला है ऑन अ ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू, मतलब जो रेवेन्यू नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, मेरा टीवी का शोरूम है, वहाँ मैं एसी बेच रहा हूँ, मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक एसी पड़ा हुआ था, वो मैंने बेच दिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, क्या मेरा ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं, कि मैं रोज़ रोज़ कर रहा हूँ ये काम, नहीं। मैं टीवी तो रोज़ रोज़ बेच रहा हूँ, लेकिन क्या मैं एसी रोज़ रोज़ बेच रहा हूँ, नहीं। ये मेरा नॉर्मल कोर्स में नहीं है, तो ये मेरा क्या बन गया, कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम्पल के रूप में सेल ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, अब इसको इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया एसी वाला, वो करेक्ट एग्जाम्पल है, उसको कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, इसको हम कहाँ दिखाते हैं, ये भी हमारा क्या नाम है उसका, दो चीज़ होती हैं, या तो वो मेरे पीएनएल में जाएगा पर डायरेक्टली नहीं जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक चीज़ का, होता क्या है, जैसे मेरा एक एसेट है, मेरा टीवी था, टीवी 50,000 रुपये का था, मैंने 60,000 का बेच दिया। तो टीवी तो मेरे बेचने का काम था, तो जब पीएनएल में जाएगा तो 60,000 का 60,000 पूरा का पूरा जाएगा। लेकिन मैंने जो एसी बेचा, सपोज मेरा एसी था मतलब 90,000 का, मैंने 92,000 का बेच दिया, ठीक है। मेरा एक एसी था 90,000 का, मैंने 92,000 का बेच दिया, तो मेरा जो पीएनएल में जाएगा वो 92,000 नहीं जाएगा, सिर्फ 2,000 रुपये जाएगा, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट वो जाएगा। तो 2,000 रुपये का अमाउंट मेरा जाएगा पीएनएल में, बाकी 90,000 मेरा बैलेंस शीट से एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो होता क्या है, अगर जब मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट है जो मेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में की वजह से आ रही है, मतलब जिसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है काम करने का, वहाँ से आ रही है, या मेरी कोई इन्वेस्टमेंट्स है उससे मुझे पैसा जो आ रहा है वो मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट्स है जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं होती, मतलब जिनमें मैं डीलिंग नहीं करता, जिनमें जो मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है, और वो मेरे रेगुलर बेसिस पे नहीं आती, मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है उसमें, तो वो सारी हैं। जैसे कि मतलब मेरा काम टीवी बेचने का है, मैं एसी बेच रहा हूँ, तो वो मेरा फिक्स एसेट को बेचना हो गया। तो फिक्स एसेट को बेचने वाली जो चीज़ें हैं वो मेरी कहाँ जाएंगी, वो क्या है, मेरी कैपिटल रिसिप्ट। तो एग्जाम्पल, और इसमें क्या होता है, इसमें जितना अमाउंट मुझे सेल पे आ रहा होता है वो पूरा का पूरा मेरा पीएनएल में जाता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या ऐसा होता है, नहीं, कैपिटल रिसिप्ट में सिर्फ प्रॉफिट पोर्शन मेरा पीएनएल में जाता है, और जो कॉस्ट पोर्शन है वो पूरा का पूरा मेरा बैलेंस शीट से एडजस्ट होता है। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 90,000 रुपये का मेरी चीज़ थी, जो 92,000 में मैंने बेच दी, तो 2,000 रुपये मेरा पीएनएल में जाएगा, और बाकी 90,000 मेरा बैलेंस शीट से एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल है, मैंने सपोज माल बेचा, मैंने माल बेचा और मुझे माल से पैसा आया, जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनसे मुझे पैसा आता है, तो ये मेरा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरा क्या है, मुझे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है, मेरी मशीन थी वो डैमेज होगी बाय फायर और मुझे मिलता है इंश्योरेंस क्लेम, तो ये मेरा पैसा क्या रोज़ रोज़ आने वाला है, और मशीन मेरी फिक्स एसेट थी, उससे मुझे पैसा आया है, तो ये क्या है, ये मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है, मेरी कैपिटल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सी, जो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती, मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट होगी। और तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है भाई, वो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो मुझे नॉर्मल कोर्स में आ रही होती, मतलब मेरा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, मतलब जिस पर्पज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे आने वाली इनकम। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे को हेल्प करता है, जो हमारे को हेल्प कर रहा है इनकम जनरेट करने में और रेवेन्यू जनरेट करने में इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। जैसे एग्जांपल के रूप में सैलरी देना, रेंट देना,
टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो खर्चे मैं कर रहा हूँ, परचेज़ करना गुड्स को, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। ठीक है, ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने में ओनली ऑन दी करंट ईयर ओनली। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो मेरा हेल्प करता है मुझे इनकम जनरेट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे मैं मशीन परचेज़ करके लाता हूँ, मैं मशीन परचेज़ करके ला रहा हूँ, तो मशीन परचेज़ करी तो मैंने खर्चा किया, तो जो खर्चा किया मैंने, क्या वो खर्चा मुझे इस साल में हेल्प करेगा? हाँ जी करेगा। अगले साल में भी हेल्प करेगा? हाँ जी करेगा। और उसके अगले साल में वो भी करेगा। तो मतलब आज मैंने जो खर्चा किया है, लेकिन मैं इससे जो बेनिफिट उठा रहा हूँ वो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है ओनली इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैं उस खर्चे को करके और सालों में भी बेनिफिट उठा सकता हूँ, मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। अगला है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं हमारे ऑपरेशन से इन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, ये रिकॉग्नाइज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज देयर बेनिफिट, क्योंकि इसके हम बेनिफिट उठा चुके हैं, मतलब इन खर्चों के हम इस साल में बेनिफिट उठा चुके हैं, तो हम इनको डायरेक्टली P&L में भेज देते हैं। ठीक है, तो इनको हम इनके साथ छेड़खानी नहीं करते। लेकिन जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि हम इसके बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उठाते हैं। तो जितना बेनिफिट हम उठा चुके हैं, उतने बेनिफिट को, तो उतना अमाउंट के बेनिफिट को तो हम, मतलब जैसे सपोज करो मैंने 5 लाख खर्च किए, 5 लाख में से मैंने 1 लाख रुपए का बेनिफिट उठा लिया, तो मैं 1 लाख रुपए कहाँ लेके जाऊँगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी 4,000 कहाँ लेके जाऊँगा? बैलेंस शीट में। तो ठीक है, तो जितना बेनिफिट मैंने उठा चुका है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से, उतना तो मैं P&L में लेके जाऊँगा, और जितना मैं बेनिफिट नहीं उठा पाया उसको मैं कर दूँगा कैपिटलाइज, और वो चला जाएगा मेरा, मतलब कैपिटलाइज से कर दूँगा, उसको ले जाऊँगा मैं बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो प्लेस्ड, मैं इसको पढ़ रहा हूँ एक बार। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज देयर बेनिफिट्स आर फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल which tells us when and how much of the expenses to be charged against revenue. On other side, placed on the asset side of the balance sheet as they are generating benefit for more than one accounting year and will transfer to profit and loss account of the year on basis of utilizing of that benefit in a particular accounting period. तो उस accounting year में मतलब क्या है इसमें तो हम डायरेक्टली भेज देते हैं, इसमें तो हम कोई लोचा है ही नहीं, क्योंकि हमने सारा का सारा बेनिफिट, मतलब मैं अगर बात बोलूँ कि मैंने एक पेप्सी की बोतल लेकर आया, समझ रहे मेरी बात ध्यान से, मैं एक पेप्सी की बोतल लेकर आया, मैंने क्या करा, 2 बोतल लेकर आया मैं पेप्सी की। ठीक है, एक बोतल तो मैंने पूरी पूरी पी ली, तो उसको तो बोतल को उठा कर डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, और दूसरी बोतल क्या है, मैंने आधी पी है, तो उसको क्या डस्टबिन में डाल दोगे? नहीं, उसको आपको उठा के फ्रिज में रख दोगे, चलो जब पियेंगे तब निकाल लेंगे। तो वाली बात है। तो P&L वाली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो तो मैंने पूरी की पूरी पी ली, तो जब पूरी पी ली तो खाली है, अब तो कुछ कर नहीं सकते, उसको तो उठा के P&L में लेके जाओ। और जो मैंने अभी पी नहीं है, अभी मैं बाद में पीऊँगा, तो उसको उठा के लेके जाओ फ्रिज में, तो ये फ्रिज हमारा क्या है यहाँ पे? बैलेंस शीट। क्लियर है? क्लियर है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूटिलाइज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू, मतलब देखो होता क्या है, जो मैंने एग्जांपल लिया बोतल वाला, पेप्सी की बोतल आप लो, पहली वाली दूसरी वाली दोनों ही डस्टबिन में जानी है, पीने के बाद आप उसे डस्टबिन में ही फेंकोगे। लेकिन आपने ये डिसाइड कब कर रहे हो? पीने के बाद डिसाइड कर रहे हो कि फेंकना है, तो अल्टीमेटली तो दोनों ही डस्टबिन में जाएंगी, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने उनको पिया है या नहीं पिया है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे क्या है, हम उनको यूटिलाइज कर चुके हैं, तो यूटिलाइज कर दिया तो उठा के फेंक दो P&L में। लेकिन जो यूटिलाइज नहीं किया वो हमारे, जब तक यूटिलाइज नहीं किया तो बैलेंस शीट में पड़े हैं, और जिस दिन यूटिलाइज कर लेंगे उस दिन उठा के P&L में फेंक देंगे। तो अल्टीमेटली P&L में ही जाने हैं, मतलब सब कुछ गिरेगा P&L में ही जाके, लेकिन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूटिलाइजेशन पे आकर रुक जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये क्या है, ये मेरी इनकम जनरेशन में हेल्प करता है इन ओनली वन अकाउंटिंग ईयर, ये मेरे मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में हेल्प करता है। ये P&L में जाता है ये भी P&L में, लेकिन ये यूटिलाइजेशन के बेसिस पे जाता है, मतलब जितना यूटिलाइज के लिए उतना ही बेच सकते हो, उसके अलावा नहीं बेचोगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें बात आती है एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर क्या, जैसे मैंने वहाँ पर रिसिप्ट पढ़ा था कि रिसिप्ट क्या होती है, तो वैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर क्या है, अब एक्सपेंडिचर एक अमाउंट है जो आपने स्पेंड किया है या जो लाइबिलिटी आपने इंकर कर ली अपने ऊपर फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। आपने एसेट एक्वायर किए या कोई गुड्स एक्वायर किए या आपने किसी से सर्विस ली है। क्लियर है, बढ़े आगे। तो इसमें भी वही बात आती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी मैं बताया ही था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड एग्जॉस्ट विद इन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या है, मतलब वो खर्चे जो आपने कंज्यूम कर लिए और ख़त्म हो चुके हैं, मतलब वही पेप्सी की बोतल वाला, मतलब वो पेप्सी की बोतल जो आपने कंज्यूम कर ली या आपने उसको यूज़ ख़त्म कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है। विद इन अकाउंटिंग ईयर, एक ही अकाउंटिंग ईयर में आपने खत्म कर दिया तो उसको भेजो डस्टबिन में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो बन गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है ऑन अदर साइड, इंकर टू एक्वायर एसेट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिया था मशीनरी वाला। आपने एक एसेट एक्वायर किया, अब उससे हो क्या रहा है, उससे आपकी एग्जिस्टिंग एसेट्स, मतलब आपकी जो, अगर आपके पास आपने कोई खर्चा किया, और आपने क्या करा, वो एक आपके पास कार पड़ी थी, मतलब आपकी मशीन पड़ी थी, कार पड़ी थी या मशीन पड़ी थी जो भी समझ लो, आपने उसकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर दी कि पहले सपोज अगर आप 10 प्रोडक्ट बनाते थे तो आज आप उससे 20 प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। आपने उसकी कैपेसिटी इतनी इम्प्रूव कर दी, तो वो बन जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और या आप कोई नया एसेट खरीद के ले आते हो तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब क्या है कहने का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपने कंज्यूम और एग्जॉस्ट कर लिया सेम अकाउंटिंग पीरियड में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर जो आपने इंकर किया है एक्वायरिंग न्यू एसेट्स को एक्वायर करने में कंज्यूम मतलब खर्च किया है, और या तो आपने पैसा खर्च किया है किसी एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर, मतलब एक ऑलरेडी आपके पास मशीन पड़ी हुई थी, आपने उसके ऊपर खर्चा किया और वो खर्चे से क्या हुआ, आपकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, वो पहले से इम्प्रूव हो गई है, तो वो सारे खर्चे क्या कहलाएंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये डायरेक्टली रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये सेम अकाउंटिंग पीरियड का ही तामझाम है। और यहाँ पे क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, प्लांट, हमारे कैपिटल के एग्जांपल्स क्या हैं, प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मतलब जो आपने मशीनरी परचेज करी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, आपने परचेज किया फर्नीचर, कंप्यूटर, किसके लिए, कैरिंग ऑन बिजनेस, आपने बिजनेस को चलाने के लिए आपने कोई मशीनरी परचेज करी है ताकि आप प्रोडक्शन कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, या आप अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लेकर आए हैं, या आपने कंप्यूटर लेकर आए हैं ताकि आप अपने बिजनेस को रन कर सकें। ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल्स क्या हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और ऑन अदर साइड कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं आपके बैलेंस शीट में। ठीक है। और इसमें मैंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने यूटिलाइज कर लिए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने यूटिलाइज कर लिए हैं तो कहाँ जाएंगे, फिर वो P&L में जाएंगे, ना कि बैलेंस शीट में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। ध्यान से समझना, अगर आपने अपने फिक्स एसेट्स पे आपने मशीन खरीदी और उस मशीन को आपने रिपेयर करवाया, तो वो रिपेयर का खर्चा मेरा P&L में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि आपने उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब आपको उससे मिलने वाला जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं उसमें कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आपने कोई रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर किया जिसकी वजह से उस फिक्स एसेट्स की कैपेसिटी इंप्रूव हो गई, मतलब अर्निंग कैपेसिटी जो है आपकी वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो आपका बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और जाएगा बैलेंस शीट साइड में। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है और आपका जाएगा P&L में। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा है चार्ज टू P&L इफ
एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम फिक्स एसेट डू नॉट चेंज। अगर आपके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो हैं, मतलब आपको पता है कि मुझे इससे 5 लाख कमाने हैं और आज आपने उस पर 2 लाख रुपये खर्च कर दिए और आपको स्टिल लगता है कि आप 5 लाख ही कमा पाएंगे, तो फिर तो वो आपका बन गया रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 2 लाख रुपये खर्च कर दूंगा तो मेरी जो रेवेन्यू है वो 7 लाख हो जाएगा, तो आपने क्या करा, आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हो गई, तो मतलब फ्यूचर बेनिफिट्स अराइज होने वाले हैं उस एसेट से, वो इंप्रूव हो गए, इंक्रीज हो गए, तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और जाएगा फिक्स एसेट्स में, आपके फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं अगर पहला एग्जांपल क्या है कि आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, आपने आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब आपके डायरेक्टर हैं वो आउटसाइड इंडिया गए हैं, वहाँ से एक मशीनरी परचेज करके लाते हैं। अब यहाँ से जाने का किराया जो है उस किराए में उन्होंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, तो इस 10,000 रुपये का क्या होगा, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली लिंक कर पा रहे हैं उस मशीनरी से। अगर वो मशीनरी नहीं खरीदनी होती तो क्या आपको विदेश जाना पड़ता? नहीं ना, तो आप डायरेक्टली लिंक कर पा रहे हो उससे, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा है अमाउंट स्पेंड ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। मतलब वही सेम बात, आपने एक छोटी सी बिल्डिंग बना रखी थी, अब आप चाहते हो कि वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बने। अब बड़ी बिल्डिंग के लिए छोटी बिल्डिंग तोड़नी पड़ रही है, तो जो छोटी बिल्डिंग तोड़ने में आपने पैसा खर्च किया, तो पैसे का क्या होगा, उस खर्चे को आप क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अगर आप आज उस बिल्डिंग को नहीं बनाते तो क्या ये खर्चा करना पड़ता, तो डायरेक्टली लिंक है इसका। ठीक है, और आपकी जब बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो ऑब्वियसली बात है बेनिफिट ज़्यादा होंगे आपको उससे। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हमने पढ़ा इसमें कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब पॉइंट ये है कि हम इसे आइडेंटिफाई, तो मतलब मीनिंग तो समझ में आ गया, मीनिंग तो समझ में आ गया कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पर इसको आइडेंटिफाई करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे ये वेरी कर जाती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार उनको देख लेते हैं। तो हमारे 5 पॉइंट्स हैं, हमारे टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वो 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं, मतलब जब भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमें इन 5 चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसमें हम एसेट्स परचेज करते हैं या हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उन पर कुछ इस तरह का खर्चा करते हैं जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मेरा काम है एक कंपनी के लिए फर्नीचर क्या हो सकता है, कैपिटल एसेट हो सकता है, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है फर्नीचर बेचना, मेरा काम है फर्नीचर बेचना। तो मेरे लिए वो एसेट नहीं है, मेरे लिए वो गुड्स है, मेरे लिए वो गुड्स हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मैंने फर्नीचर परचेज किए हैं, सपोज मैंने किसी से फर्नीचर परचेज करके लाया और मैं उसको बेचने जा रहा हूँ, मेरा काम है बेचने का, तो क्या यहाँ पे मेरा फर्नीचर परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा? तो यहाँ पे मेरे लिए कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मेरा एक टीवी शोरूम था जहाँ मैं फर्नीचर खरीद के लाता हूँ ताकि मेरे कस्टमर्स आके वहाँ बैठ सकें और कंफर्टेबली मेरे जो भी टीवीज़ हैं उनको देख सकें। तो वहाँ पे मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा? वहाँ पे कहलाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहाँ पे कहलाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कंसिडरेशन है जो आपको ध्यान में रखना होगा जब आप कैपिटल और रेवेन्यू को बाइफिकेट कर रहे हो कि ये मेरा कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। क्लियर है? अगला है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब कि फ्रिक्वेंसी क्या है खर्चा करने की, मतलब रेगुलर बेसिस पे खर्चा हो रहा है तो ये तो मेरा करा जाएगा रेवेन्यू में, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम टाइम पे होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो ये मेरा हो जाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफ्टेन इन एन अकाउंटिंग ईयर देन इट्स सेड टू बी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर, while non-recurring expenditure are classified as capital expenditure unless materiality criteria defines it has revenue nature। मतलब अगर मैंने कोई खर्चा किया
जो बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में सैलरी दे रहा हूँ मैं, रेंट खर्च दे रहा हूँ, तो ये मेरे सर क्या है, ये मेरा रेवेन्यू नेचर है। लेकिन अगर मेरा बहुत नॉर्मली, मैं रोज़ तो मशीन खरीद के लाता नहीं हूँ, बहुत रेयर टू रेयर चांसेस होते हैं जब मैं मशीन खरीदता हूँ, या मतलब ऑलरेडी मेरा डिसाइडेड है कि हाँ जी मुझे अब मशीन खरीदनी है, तभी मशीन खरीदता हूँ। तो वो मेरे साल में रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, तो ये मेरे खर्चे कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या है, रिकरिंग, मतलब फ्रिक्वेंसी देखनी है हमें कि कितना बार बार खर्चा हो रहा है। ठीक है। तीसरा है पर्पस। तीसरा क्या है हमारा, पर्पस ऑफ एक्सपेंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया रिपेयर का, तो रिपेयर जो मैंने किया वो रिपेयर कौन सा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, या मैंने इंक्रीज कर दिया प्रोडक्टिविटी। मतलब मैंने खर्चा किया 2 लाख रुपए, मैंने सिर्फ नॉर्मल रिपेयर कराई, ठीक है। और एक खर्चे में मैंने क्या करा, 2 लाख रुपए खर्च करके मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी। पहले मैं 5 लाख रुपए कमाने का सोच रहा था, लेकिन अब मैं 7 लाख कमा सकता हूँ उससे। पहले मैं 5 लाख कमाने का सोच रहा था कि 5 लाख ही कमा पाऊंगा, लेकिन अब मैंने खर्चा करने के बाद मुझे लगता है कि मैं 7 लाख कमा सकता हूँ, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो जो पर्पज़ है मेरा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो खर्चा किया है उसका पर्पज़ क्या है, आप क्या चाहते हो उससे, मतलब उससे क्या निकल के आ रहा है, अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है, क्या मेरा वो नॉर्मल कोर्स में चला गया या उससे मेरी कोई कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अभी मैंने बताया कि अगर मेरा कोई खर्चा सेम अकाउंटिंग ईयर में ख़त्म हो जाता है, मतलब सेम अकाउंटिंग ईयर में मुझे इनकम कमा के दे देता है, तो वो तो बन जाएगा मेरा रेवेन्यू नेचर। लेकिन वो में कोई मेरा खर्चा फ्यूचर कैपेसिटी बढ़ा देता है या मुझे फ्यूचर तक बेनिफिट दे रहा है, तो वो मेरा कहाँ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट है मटीरियलिटी ऑफ एन अमाउंट इन्वॉल्व। मतलब अमाउंट, जैसे सपोज करो मैं मशीन खरीद के लाया, लेकिन वो मशीन थी 2,000 रुपये की है, मेरा करोड़ों रुपए का बिजनेस है। ठीक है। तो वहाँ करोड़ों रुपए के बिजनेस में 2,000 रुपये का एसेट थोड़ा ना डालूंगा मैं। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मटीरियलिटी भी देखनी है हमें, कि भाई वो अमाउंट मटीरियल है भी या नहीं, कि 2,000 रुपये के तुमने 500 एसेट बना रखे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम, अब एक बार मैं समराइज़ कर रहा हूँ सब कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन के कितने हेड्स, मतलब कितने नेचर्स होते हैं। अगर मुझे पैसा आ रहा है तो उसके दो नेचर्स होते हैं, मतलब कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है। जा रहा है तो भी कैपिटल और रेवेन्यू की बात आती है। तो उसके बाद हमने पढ़ा रिसिप्ट क्या होती है। रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट अमाउंट, मतलब जो अमाउंट मुझे मिल रहा है किसके लिए, एसेट बेच के, गुड्स बेच के या सर्विस दे के, तो कोई अमाउंट मिल रहा है या मिलने वाला है, तो वो मेरा रिसिप्ट कहलाएगा। रिसिप्ट 2 प्रकार की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है मेरी, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है मेरी जो कि मुझे नॉर्मल कोर्स में मिलती है, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती है वो मेरी क्या बन जाती है, कैपिटल रिसिप्ट। एग्जांपल क्या, सेल ऑफ गुड्स, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, ठीक है, वो सारी इसमें आ जाते हैं। और उधर दूसरी साइड मेरा, मतलब मैंने कोई एसेट बेच दिया, वो आ जाता है। यहाँ मेरा जो अमाउंट मुझे मिल रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट में जो अमाउंट मिलता है मुझे, वो मेरा डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। मतलब अगर जैसे मुझे 90,000 मिल रहे हैं तो 90 के 90 पूरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरे के पूरे पैसे नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पोर्शन जाता है। मतलब अगर मुझे 92,000 रुपये मिले, 92,000 मिले, और मेरी कॉस्ट 90,000 थी, तो ओनली 2,000 का जो मुझे प्रॉफिट अराइज हुआ है वही मेरा P&L में जाएगा। बैलेंस अमाउंट मेरा बैलेंस शीट से एडजस्ट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स बताया मैंने कुछ, मैं जो मेरी ट्रेड से, मुझे डेटर से मुझे पैसा मिल रहा है वो मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। और मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, मेरी मशीनरी जल के राख हो गई, अब मुझे इंश्योरेंस वाले पैसा दे रहे हैं, तो ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो मैं डायरेक्टली, मतलब जो मुझे हेल्प करते हैं सेम अकाउंटिंग ईयर में इनकम कमाने के लिए। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट, मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो मुझे इनकम कमाने में हेल्प करते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। ये मेरे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं बिजनेस से 1 अकाउंटिंग ईयर में, और इसको मैं मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ करता जाता हूँ। ठीक है। ये मेरे उसी साल में P&L में चले जाते हैं। लेकिन ये कब जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब जाते हैं, जब मैं इनको यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। जब तक यूटिलाइज़ नहीं करूँगा तब तक मेरे बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे। जिस दिन मैं यूटिलाइज़ कर लूँगा उस दिन ये मेरे कहाँ चले जाएंगे, P&L में। ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो मैंने खर्च किया है, या मेरी लाइबिलिटी, मतलब मैंने अपने ऊपर लाइबिलिटी ले ली कि भाई मैं कल को पैसा दे दूंगा तो खर्च करने वाला हूँ। मतलब खर्च तो हो गया, लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है किसके प्रति, मैंने कोई एसेट परचेज किया है, मैंने कोई गुड्स परचेज किया है, मैंने कोई सर्विस ली किसी से। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, मतलब वो बेनिफिट्स
जो मैंने कंज्यूम कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया विद इन अकाउंटिंग ईयर, ये कौन से हैं? एसेट परचेज करना, या कोई मेरा ऑलरेडी एसेट है उसके ऊपर कोई ऐसा खर्चा करना जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। मतलब पहले मैं चाहता था कि 5,000 मिलेंगे, अब मुझे लग रहा है कि 7 लाख मिलेंगे, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ गई। ये डायरेक्टली रिलेशन है। एग्जाम्पल है मेरा सैलरी, रेंट, ये सब मेरे एग्जाम्पल होते हैं इसके। ये मेरा P&L में जाता है, ट्रेडिंग एंड P&L में, ये बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि रिपेयर और मेंटेनेंस के बारे में। अगर रिपेयर मेरी नॉर्मल रिपेयर है तो P&L में, अगर मेरी उससे कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है तो वो मेरी जाती है बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी, लास्ट पॉइंट हमारा जो था, क्या पॉइंट था लास्ट, कि भाई कौन कौन से पॉइंट हैं जो हम कंसिडर करते हैं। 5 पॉइंट थे। कौन से 5 पॉइंट थे? नेचर ऑफ बिजनेस, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कि भाई मैं किस में डील कर रहा हूँ, वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मेरा उसकी फ्रिक्वेंसी देखो, पर्पस देखो। उसके बाद सबसे मेरा जो इनकम जनरेशन की कैपेसिटी देखो कि भाई मेरी इनकम जनरेशन कैसे हो रही है और कितने सालों तक हो रही है, उसके बेसिस पर डिफाइन होता है कि भाई ठीक है आप उसको रेवेन्यू में लेके जाओ या कैपिटल में लेके जाओ। और सबसे लास्ट पॉइंट था मटेरियलिटी, कि मटेरियलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।